नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। जनसेतु के प्रोग्राम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन देश विदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से देखेंगे जो आज पूरा दिन सुर्खियों में बनी रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा, मोदी सरकार फिर एक बार जो उनकी गरीबों के खिलाफ नीति है वो उन्होंने जाहिर कर दी है। आज जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल रहे हैं। हरवे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा रहे हैं। हमारी पार्टी की ओर से 267 का नोटिस पहले ही दिया गया था, जिसे हम सदन में उठा रहे थे। तब अध्यक्ष ने कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी थी। जो भी आवश्यक चीजें हैं उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अपनी नीति जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे। और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली। यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से वो भी 1% भी नहीं होता साल को जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं तो ये अन्याय है। इसके लिए हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमारे पार्टी की ओर से शक्ति सिंह जी ने 267 नोटिस दिया था, वो हम उठा रहे थे। तो उस वक्त हमारे चेयरमैन साहब अडजर्न कर दिए 1 घंटे के लिए। यानी जो चीज हम पहले ही उठा रहे थे, नोटिस भी दिए थे 267 में, इसके ऊपर चर्चा करना भी चाहते थे और अपनी बात को भी बताना चाहते थे, लेकिन वो मौका भी हमको नहीं मिला। फिर भी हम 12 बजे जब फिर हमारी पार्लियामेंट जम जाएगी, राज्यसभा, हम वहाँ पर, और हमारे दादा लोअर हाउस में शर्मा साहब हैं, शक्ति सिंह जी है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, पूरे एक होकर, एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और किसानों को, गरीबों को, सबको रिलीफ मिले जैसा। इसके अलावा और एक बात, एलपीजी भी 50 रुपये बढ़ा, केरोसिन वो भी बढ़ा दी है। यानी गरीबों को जो आवश्यक होती है उन आवश्यक चीज़ों को उन्होंने सब बढ़ा दिया है। पेट्रोल तो एक तरफ, एलपीजी दूसरे तरफ, केरोसिन तीसरे तरफ, और ऊपर से एक्साइज ड्यूटी तो खूब उन्होंने लूटा। तो ये बात हम सदन में भी उठाएंगे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले थम नहीं रहे हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान में सोमवार को एक 18 साल की हिंदू युवती के अपहरण के नाकाम प्रयास होने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि आरोपी ने लड़की के अपहरण का प्रयास किया था और जब युवती ने इसका विरोध किया था तो आरोपी ने बीच रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यह पाकिस्तान के सिंध के रोही सुकूर का मामला है, जहां पूजा ओड नाम की हिंदू युवती की हत्या कर दी गई। यहां हमलावरों ने पहले पूजा के अपहरण का प्रयास किया और जब उसने इस बात का विरोध किया तो सड़क के बीच मिलाकर गोली मार दी गई। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक पर लगातार अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। विशेषकर सिंध प्रांत में हिंदू महिलाओं को अगवा किया जाता है, फिर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कुल आबादी की 1.60% है। अकेले सिंध में 6.51% हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। पाकिस्तान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में 75 लाख हिंदू रहते हैं। वहीं हिंदू समुदाय का कहना है कि उनकी आबादी 90 लाख है। कल भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया जाएगा। इससे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक खास तोहफा दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा, कल शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। पिछले साल हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी और स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल होगा और ये स्कूल पूरी तरह से मुफ्त होगा और आवासीय होगा। यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी खासकर सेना, नौसेना और वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर को ट्रेनिंग कराने के लिए लाया जाएगा। दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा यहाँ दाखिला ले सकता है। इसमें 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिला होगा। और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फ़ौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा। एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ का कैंपस बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फ़ौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। वो फेज़ 1 होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है और सेकेंड फेज़ में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है, एक शहीद आज़म भगत सिंह को
उनके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि देने का। इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसे 3 निगमों दक्षिण नगर निगम और उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 वार्ड ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम से कम 2.5 वर्ष किया जा सकता है। हालांकि इस व्यवस्था में तकनीकी पेंच फंस सकता है, क्योंकि अभी की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था का बड़ा पेंच है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम को 3 निगमों में विभाजित करने का प्रयोग अब तक असफल रहा है। नगर निगम को विभाजित करने के बाद से ही नगर निगमों के कामकाज में कोई खास सुधार तो नहीं हुआ, उल्टे निगम वित्तीय संकट में इस कदर फंस गए कि कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया था। साल 2011 में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसे केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी। इसके बाद तीनों नगर निगमों का पहली बार चुनाव 2012 में हुआ। उस समय दिल्ली और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का राज था। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार का दखल निगम में बेहद कम करने के लिए मेयर इन काउंसिल व्यवस्था अपनाई जा सकती है, जिसमें मेयर और उसके पार्षदों को शहर के लोग सीधे चुनेंगे। अगर ऐसा होता है तो वह राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल से ज्यादा प्रभाव वाला माना जाएगा, क्योंकि सीएम तो सिर्फ एक विधानसभा से विधायक के तौर पर चुना जाता है। वहीं मेयर और पार्षदों का कार्यकाल बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। 2012 के चुनाव में तीनों नगर निगमों में बीजेपी की शानदार जीत दर्ज हुई थी। बीजेपी 272 में से 138 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 77 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2017 में जब दूसरी बार नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी की एक तरफा जीत हुई और बीजेपी के सीटों की संख्या 138 से बढ़कर 181 पर पहुंच गई थी। 2017 में पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 49 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। आइए अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर मंगलवार को संसद सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। वह आजमगढ़ से 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके साथ ही पार्टी के नेता आजम खान ने भी संसद सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव पहली बार यूपी विधानसभा चुनाव में करहल सीट से किस्मत आजमाई थी। अब उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने 67,504 वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को करहल सीट पर शिकस्त दी थी। अखिलेश के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को करहल सीट पर चुनावी मैदान में उतारा था। उन्हें 80,692 वोट मिले थे। करहल सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। साल 1993 से ही समाजवादी पार्टी करहल सीट पर जीतती आई है, लेकिन 2002 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में सपा अखिलेश यादव की अगुवाई में विपक्ष की बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इसके साथ ही सपा ने जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए उतरी थी। लेकिन अखिलेश यादव के 2012 की जीत को दोहराने की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया था। खबरों में रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के रामपुरहाट में सोमवार को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के सांसदों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की अगुवाई में आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसदों ने दावा किया कि अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 72 घंटे में इस पूरे मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की जाए। पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ने मंगलवार दोपहर को बताया कि इस हिंसा में 10 नहीं बल्कि 8 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा सुबह एक घर से 7 शव बरामद हुए हैं।
10 मौत की खबर थी, लेकिन संख्या गलत थी। इसमें कुल 8 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है। बंगाल के डीजीपी ने बताया कि कल रात टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या की खबर के 1 घंटे बाद पास के 7-8 घरों में आग लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और एसडीपीओ और रामपुर हाट के इंचार्ज को उनके पद से हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी हिंसा के इस मामले को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर हो गई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कहा, पूरे राज्य की हालात बेहद गंभीर हैं। पिछले 1 हफ्ते में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्रूरता से 26 लोगों की हत्या कर दी गई। राज्य के गृह मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। आइए खबरों की आखिरी में रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दोपहर लगभग 2:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कैबिनेट को भी शपथ दिलाई जाएगी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में संपन्न होगा। बता दें कि दूसरी बार सत्तासीन होकर इतिहास बनाने वाले बीजेपी की जीत के अगुवा रहे पुष्कर सिंह धामी ही प्रदेश की अगली सरकार के मुखिया होंगे, जिसके लिए प्रशासन तेजी से तैयारियों में जुटा हुआ है। दरअसल बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री और कई केंद्रीय नेता उपस्थित रहेंगे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बुधवार को परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। मंच को एसपीजी के हवाले कर दिया गया है। किसी को भी मंच तक पहुंचने की इजाजत नहीं है। बता दें कि बीते सोमवार की शाम प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सह पर्यवेक्षक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी को सर्वसम्मति से उसका नेता चुना गया। बैठक में पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी के अलावा पार्टी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी मौजूद रहे, जिसके बाद प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड के कार्यवाहक सीएम धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2/3 बहुमत प्राप्त कर लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंची, लेकिन वह खुद खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गई। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री को लगातार दूसरा मौका दिया गया है। ऐसे में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे दूर करने के लिए बीजेपी में शीर्ष स्तर पर मंथन चला और अंत में धामी के नाम पर मुहर लगी। पुष्कर धामी डीडीहाट से चुनाव लड़ सकते हैं और यहां से बिशन सिंह विधायक हैं और उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। नेशनल न्यूज एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु जन से सरोकार।